ठीक है, तो बच्चे लोग हम लोग क्या चालू करें अब, इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में दिया है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है फाउंड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, डायपोल है तो प्लस क्यू माइनस क्यू से ही बनेगा, लोकेटेड इन एन एक्स वाई प्लेन। पोजीशन दे दिया इनिशियल, एक है 0,2 पे और एक -2, 0,-2 वाई एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। रेस्पेक्टिवली शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, यानी एक पी पॉइंट है क्या 100 अपने को निकालना है डायपोल के कारण पोटेंशियल है V0, मतलब अभी डायपोल के कारण पोटेंशियल यहां पर क्या है V0। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस क्यू को मूव कर दिए -1 और माइनस क्यू को मूव कर दिए +1 mm खिसका दिए। अब ये नए डायपोल के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो निकालना है हम लोग को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले V0 ही निकाल लेते हैं। तो आपको ये पढ़ा होगा ना, जैसे ये डायपोल है P और डायपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पे जो डायपोल से एंगल थीटा बना रहा है, तो यहां पर क्या होता था KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, फील्ड रहने से KP है ना, और 3 cos स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, अब V का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायपोल का डायरेक्शन है। तो थीटा हम लोग को इस वाले यहां से लेना है। ठीक, तो पहले के लिए क्या हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये तो 100 है, तो ये 45 डिग्री ही हो गया। ठीक है, तो अपन V0 बराबर क्या लिख सकते हैं, के तो के ही रहेगा, कांस्टेंट है। P का वैल्यू क्या होता है, आइदर चार्ज मतलब Q इंटू लेंथ। अभी डायपोल का लेंथ कितना है 2 mm कितना हो गया 4 mm, तो क्या लिखते हैं 4। तो के क्यू, तो KP हो गया cos 45 बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो 100√2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। V0 का वैल्यू आ गया। अब क्या किया, डायपोल का पोजीशन चेंज कर दिए, तो माइनस क्यू इधर चले गया, प्लस क्यू इधर चले गया, तो नया डायपोल क्या बन गया, ऐसा बन गया। अब ये थीटा एंगल तो है ही है, ये इतना एक्स्ट्रा एंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ठीक, इसको बोल देते हैं सपोज अपन थीटा डैश। तो V बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू, तो Q का वैल्यू तो Q ही रहेगा। क्या डायपोल का लेंथ चेंज हो गया, 4 ही है अभी भी, खुद सोच के देखो, चेंज हो गया। अब देखो पहले ये 2 था, ये 2 था, अभी ये 1 खिसका दिया, अभी हाइपोटेनस बन गया ना, है कि नहीं। ये था 2, ये 1 खिसका दिए, तो ये कितना हो गया √5। तो डायपोल का लेंथ कितना होगा 2√5, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2√5। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब कॉस थीटा प्लस थीटा डैश, क्या जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश, डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म वही रहेगा 100√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हुई है ना। अब थीटा डैश निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है टेन थीटा डैश क्या लिख सकते हो, यहां से देखो ये थीटा डैश है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो कॉस थीटा क्या लिखोगे 2/√5, और साइन थीटा क्या लिखोगे 1/√5। ये सब क्यों, अब हमको पता ही चल गया कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन निकाल के रखें पहले से। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों क्या कर देते हैं डिवाइड। तो देखो कटेगा क्या क्या चीज, ये बेस तो दोनों कट गया, के क्यू कट गया। ठीक, अब लिखते हैं, तो 2 जा ये भी कट गया, तो क्या आएगा देखो V0/V बराबर 2 cos 45 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या बच्चों √5, और यहां पर वो लगा देते हैं क्या cos a प्लस बी का वन, तो cos a cos b माइनस साइन a, सॉरी हाँ साइन a साइन b, ये लग गया बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने से क्या आएगा, ये देखो 2 इंटू ये √5 और √10 हो जाएगा, cos 45 1/√2 होता है, √5 इंटू √2 √10 हो गया। अब ये 2 ऊपर है, अब नीचे लिखते हैं इंटू cos थीटा, थीटा क्या था 45, तो ये क्या आएगा 1/√2 cos थीटा डैश क्या आएगा 2/√5, तो यहां ब्रैकेट करते हैं 2/√5 माइनस साइन थीटा 1/√2 साइन थीटा डैश
1/√5। ठीक, तो देखो रूट टेन तो रूट 10 को काट दिया, 2 - 1 कितना होता है 1, तो V0/V क्या आया 1/2, सॉरी 2 आ गया डायरेक्ट, तो V बराबर क्या होगा V0/2, तो पोटेंशियल क्या हो गया आधा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। तो ये कैलकुलेटिव था थोड़ा, लेकिन सिंपल है कॉन्सेप्ट, अपने को बस छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, अगर डायपोल का डायरेक्शन है एट एन एंगल थीटा जनरल पॉइंट पे, पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। समझ में आ गया बच्चों, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। चलिए, मैं रिकॉर्डिंग दबाया हूं कि नहीं, दबाया हूं, मैं डर गया था। चलिए अगला, ठीक, क्या बोला है, 6 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ, कॉर्नर नहीं है, रेगुलर हेक्सागन के अराउंड रखे हुए हैं 6 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 5 बोला है 5, अच्छा 6 चार्जेस हैं, 5 ऑफ देम आर क्यू, 5 उसमें से क्यू है, और दूसरा वाले का क्या है एक्स है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्ज टू द नियरेस्ट हेक्सागन साइड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन बाइसेक्ट्स इट्स, मतलब बाइसेक्ट भी करता है इक्वली और परपेंडिकुलरली पास भी हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है, क्या बोला है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला, व्हेन x बराबर q द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। ठीक, तो अगर हम इसका भी चार्ज क्या रख दें q रख दें, आ रही बात समझ में, तो देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण रहेगी वही इसके कारण रहेगी, कैंसल, जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वही इसके कारण रहेगी, कैंसल, जो इसके कारण रहेगी वो इसके कारण रहेगी, क्या कैंसल। तो ये बात क्या है, सही है। ठीक, अब अगर Q का वैल्यू क्या है -Q, Q का वैल्यू क्या है -Q, तो हमको बोला है मैग्नीट्यूड O पे जो होगी वो इतनी होगी, ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखो सब के कारण लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल वेंगल निकाल के वो तो लंबा पड़ेगा, आपको ये पता है जब ये सब इक्वल है Q, जब ये सब इक्वल है तो 0 हो रहा है, और तो सिर्फ Q को अगर हटा दो, तो Q के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसा अवे है, तो बाकी सब के कारण उतना ही डाउनवर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, तो Q के कारण जितना आ रहा है ना, ये नीचे वाले Q के कारण जितना आ रहा है उसको नेगेटिव करके अपन लिख लेते हैं, आ रही बात समझ में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, इस Q के कारण कितना होगा ये देख लेते हैं। तो ऐसा लिखते हैं, डिस्टेंस कितना दिया है A, तो A दिया है, साइड लेंथ ए दिया है, क्या दिया है साइड लेंथ A। ठीक, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहां, साइड लेंथ ए दिया है, 5 ऑफ देम हैव चार्ज Q एंड द सेकेंडरी में चार्ज X, तो रखा कहां पर है और दूर पे रखा है क्या, अच्छा ये भी बाइसेक्ट होता है, ये भी क्या होता है बच्चों बाइसेक्ट, तो हम लोग को डायमेंशन निकालना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन है, बाकी प्रॉब्लम सिंपल है। तो चलो पहले डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये A है तो ये कितना हो गया A/2 हो गया। अब ये लेंथ कितना होगा अपना निकाल सकते हैं। ठीक, क्या है रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है तो भाई सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री, तो ये आधा एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा √3/2a, कितना हो जाएगा √3/2a, बेस से हो जाएगा, ये √3/2a है तो ये भी √3/2a है। अब ये √3/2a है, ये भी √3/2a, तो डिस्टेंस कितना हो गया चार्ज से √3a, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया √3a। ये तो पहला काम अपना हो गया कैलकुलेशन का, ये समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं, सिर्फ सब के कारण कितना हो रहा है वो निकालते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, सिर्फ एक Q के कारण निकाल लेते हैं, तो Q के कारण कितना होगा KQ/R², तो √3 का स्क्वायर 3a²। ठीक, अब आप सोचो, ये सोचो अगर ये Q के जगह -Q रख देते, तो देखो ये Q का ऊपर आता था, पॉजिटिव था तो ऊपर आ रहा था, तो सारों के कारण नीचे आ रहा होगा, सब के कारण कहां आ रहा होगा नीचे, तब इसके कारण क्या आ रहा था ऊपर, तो सब के कारण नीचे आ रहा है, लेकिन और -Q रख दिए तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा नीचे, तो डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका क्या कर दो डबल। तो हम लोग को सेकंड ऑप्शन के लिए जो रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए वो ये है, तो 2Q
के की जगह क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा 3a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो क्या होगा q बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ये दिया है। तो बी ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट, ये समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, अब x का वैल्यू क्या दे दिया है 2q, तो पोटेंशियल एट o निकालना है। क्या निकालना है पोटेंशियल एट o। अब पोटेंशियल आप सब जानते हैं बच्चों, पोटेंशियल में क्या होता है कोई लेन देन इन्हें डायरेक्शन होता नहीं है, खाली क्या करना है ऐड करना है। तो सारे जो q है वो तो इक्विवेलेंट है, तो 5 टाइम्स किसी एक का ही लिख लेता हूं। किसी एक का क्या होगा के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय आर कितना है √3 है, तो 5 टाइम्स ये हो गया, प्लस अपने 2q वाले के कारण क्या होगा एक q की जगह 2q ले लेना है, तो क्या होगा k इंटू 2q बाय √3a, तो ये कितना हो जाएगा 7k q a बाय √3a। फिर इसके जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल देते हैं, तो क्या होगा 7 बाय ए से ए कटेगा, अच्छा ये क्यू है, ये क्यू है ये है, ठीक है सॉरी सॉरी मत काटो, मैं उल्टा लिख दे रहा था ना, क्यू है ये तो आएगा ही नहीं ऊपर, ठीक है। तो 7/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और ऊपर क्यू, तो 7q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये ऑप्शन सही है, ए सही है, तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। अब डी देखते हैं। अब अपने को बताया अगर x की जगह -3q डाल देता हूं, तो इसके जगह बस अपने को कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या करना है ये प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा -3kq/√3a, ठीक है। तो ये नीचे तो √3 आ जाएगा और क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 5k - 3k कितना होगा 2k, वो तो बोल दिया नेगेटिव है, ये बात क्या है गलत, तो ऑप्शन सही क्या होगा ए बी सी। समझ में आ गया, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा है, बाकी तो ऐसा कोई वो नहीं, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ना, क्या बोला है अ चार्ज q इज सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस। जब भी क्लोज सरफेस दिमाग में पढ़ लो गॉसियन सरफेस का क्वेश्चन मान लेना, ठीक है। तो ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h एंड बेस रेडियस r, ये सारे क्वेश्चन सिमेट्री से बनते हैं, है ना। A hemisphere of radius r is shown in figure और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस कितना होगा बताना है बच्चों। तो आपको पता है अगर एक क्लोज सरफेस उसका शेप कैसा भी हो है क्लोज्ड और क्यू चार्ज अंदर एंक्लोज्ड है, तो टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलता है, टोटल फ्लक्स बाहर निकलता है q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये दोनों के बीच में रखा है, ये ऊपर का सरफेस और ये नीचे का सरफेस, तो ऊपर कितना जा रहा होगा q/2 एप्सिलॉन नॉट और नीचे q/2 एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या के टर्म से बोला है nq/6, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 3 और 3, तो n का वैल्यू क्या आएगा 3, बन गया डायरेक्ट, ठीक। आ रही बात समझ, तो क्लियर है, सिमेट्री से बन जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे बन जाएगा सिमेट्री से। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या दिया है इन फिगर द इनर शेडेड रीजन ए, जो अंदर का शेडेड रीजन है बच्चों उसका रेडियस क्या दिया है 1 यूनिट, यूनिट नहीं दिया मीटर मान लो जो भी मान लो 1, विद इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरीज विथ आर एज ρa बराबर के आर। मतलब अंदर में जब अपन चलेंगे 0 से आर तक तो डेंसिटी जो है वो क्या है के आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और उसके बाद के पॉजिटिव है, के क्या है पॉजिटिव। इफ द स्पेरिकल शेल बी द आउटर रेडियस आर बी दिया है, जब हम यहां से चल रहे हैं आर ए से आर बी चल रहे हैं, तो लैम्डा इन्हें डेंसिटी कैसे वेरी हो रही है 2k बाय आर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई आर के, ठीक। एज्यूम द डायमेंशन आर टेकन केयर ऑफ, ठीक, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर इन देयर एसआई यूनिट्स। हमको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। तो बोला है आरबी का वैल्यू अगर √3/2 है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। बच्चों आउटसाइड, आउटसाइड बी 0 कब होगा, सपोज आउटसाइड 0 करना है तो एक गॉसियन सरफेस बना लिए, बना लिए। अगर चार्ज एंक्लोज 0 होगा तभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी 0 आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो ही पढ़े, चार्ज एंक्लोज अगर गॉसियन सरफेस का 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है 0। अब यहां पर दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है के पॉजिटिव बोला है,
मतलब इसमें भी चार्ज जीरो नहीं है, इसमें भी पॉजिटिव ही चार्ज है, अंदर पॉजिटिव ही चार्ज है। ऐसा होता कि अंदर वाले स्पीयर में पॉजिटिव चार्ज है, बाहर वाले में नेगेटिव चार्ज है और दोनों मिला के जीरो हो रहे तो हम लोग सोचते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव, क्योंकि रो का वैल्यू दोनों के लिए पॉजिटिव दिया है, के इज पॉजिटिव बोल दिया। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अंदर नेट चार्ज तो कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। अब जीरो नहीं होगा तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कोई केस ही नहीं है कि जीरो हो जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है सरासर गलत है। ठीक, दूसरा केस, आरबी का वैल्यू अगर इतना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इतना होगा। तो अगर हम लोग टोटल चार्ज ये कितना इंक्लोज कर रहा है निकाल लें, टोटल चार्ज कितना है, तो सिंपल हो जाएगा ना, के क्यू बाय आर बी। पोटेंशियल क्या हो जाएगा बी पे, आउटसाइड सरफेस पे, के क्यू बाय आर बी। आ रही बात समझ में? तो टोटल चार्ज बस हम लोग को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो ऐसे वाला तो प्रॉब्लम हम लोग बहुत बार किए हैं। तो क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं। तो एलिमेंट कैसे लेते हैं, एलिमेंट लेने के लिए क्या करते हैं, अंदर से सपोज आर डिस्टेंस दूर आगे बढ़े और क्या मान लिए, शेल। क्या मान लिए, शेल। ठीक, और उस शेल की थिकनेस कितनी ले लिए, डी आर। शेल की थिकनेस ले लिए डी आर। ठीक है, तो आर रेडियस का डी आर थिकनेस का शेल ले लिए, तो उसका एलिमेंटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक, तो उसका वॉल्यूम इतना आ गया, तो उसमें जो छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अंदर वाले के लिए पहले निकाल लेते हैं, अंदर वाले के लिए। तो अंदर वाले के लिए डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक, तो रो ए का वैल्यू क्या डालना है, के आर। तो के आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये आ गई डी क्यू की वैल्यू, है ना। अब हम लोग को टोटल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल। तो सपोज टोटल निकालना है, तो अंदर वाले के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लेंगे, जीरो से आर ए तक, प्लस अब बाहर वाले के लिए लेंगे तो आर ए से आर बी तक। लेकिन जब दूसरा वाले का लिखेंगे चार्ज डी क्यू, तो उसकी डेंसिटी रो बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट अभी यहीं रो बी लिख लेते हैं, रो बी कितना होगा, 2k बाय आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको इंटीग्रेट करके आर ए आर बी के टर्म्स में इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसमें वैल्यू रख रख के चेक करते जाएंगे। जो भी ऑप्शन दिए सब में तो वैसे दिए ना, आर बी का वैल्यू दिया अपने को, पूछा है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पहला पहला तो कांस्टेंट चीजों को बाहर खेद देते हैं पहले, 4 पाई के बाहर आ जाएगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन यानी टोटल क्यू, क्यू टोटल बराबर क्या होगा, 4 पाई के बाहर आ गया, क्या बाहर आ गया, 4 पाई के बाहर, आर क्यूब, आर क्यूब का क्या होता है, तो आर का पावर 4 बाय 4, तो आर ए लिमिट डाल दोगे तो आर ए का पावर 4 बाय 4 इतना ही आएगा। ठीक, जीरो जीरो आएगा, आर ए का पावर 4 में आर ए पर, प्लस इसमें क्या बाहर आ रहा है, 8 के बाहर आ रहा है, और आर से ये आर क्या हो गया, कैंसल हो गया, और पाई भी रहेगा, 8 के पाई, पाई यहां भी है 8 के पाई। अब यहां पर खाली क्या बचा, आर डी आर, तो आर का क्या होता है, आर स्क्वायर बाय 2, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, वैसे यहां भी 4 को कहां ले लेते हैं, बाहर, और अंदर क्या आएगा, आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं है? तो अपन ये जो रिजल्ट है इसको अच्छे से साफ सुथरे तरीके से दूसरे तरफ लिख लेते हैं। अच्छा, 4 से 4 उड़ा दो तो क्या हुआ, पाई के आर ए का पावर 4, है ना, पाई के आर ए का पावर 4 माइनस क्या है, ये 4 पाई के, है ना, तो क्या आएगा, 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर। अब हमको ऑप्शन चेक करना है, रख के आर ए का वैल्यू तो 1 दे दिया, तो पहला टर्म हमेशा क्या होगा, पाई के होगा, माइनस करते हैं। ठीक, अब देखते हैं सेकंड केस में क्या दिया था। सेकंड केस में दिया है कि पहले आर बी का वैल्यू क्या ले लो, 3/2, 3/2 लेते हैं, तो डालते हैं 3/2, तो 4 पाई के 3 बाई का क्या होगा, 9/4 माइनस 1, तो ये कितना होगा, 4 पाई के 4 माइनस 5, 5/4, 4, 4 से 4 उठ गया, तो पाई के माइनस, पाई के माइनस, माइनस कहां से आ गया, प्लस था ना बीच में ठीक है, तो कितना आ गया,
6 पाई के 1 से माइनस कर दिया था, ऐसा मत मानो, आदत हो गया माइनस, नेगेटिव आदमी। हाँ, तो Q का वैल्यू कितना आ गया टोटल 6 पाई के, तो Q टोटल आ गया बच्चों, तो क्या होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, पोटेंशियल पूछा है ना, पोटेंशियल पूछा है तो पोटेंशियल V बराबर का K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आरबी, आरबी का वैल्यू कितना दिया था 3/2 इंटू 6 पाई के। ठीक, पाई पाई का हिसाब हो गया, 2 जा 6 से 6 कैंसल, तो बचा क्या K बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या वही पूछा है, तो बी ऑप्शन क्या है बच्चों करेक्ट, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। टोटल चार्ज 15 पाई के है, अगर आरबी का वैल्यू क्या है 2, तो डाल लेते हैं वही, आरबी का वैल्यू क्या डाल देते हैं 2, तो क्या आएगा देखो यहां पर डालेंगे तो पाई के, ये तो पाई के ही आएगा, प्लस 4 पाई के, आरबी का वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, तो ये कितना होगा 3, 4 तिया 12, 12 प्लस 1 13, तो क्या आएगा 13 पाई के, तो इधर कितना दिया है 15 पाई के, तो ये बात क्या है गलत। ठीक, फिर बोला है आरबी का वैल्यू क्या होगा 5/2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर करना पड़ता है, तो आरबी का वैल्यू 5/2 के लिए पहले चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज कितने के लिए 5/2 के लिए, तो देखो क्या आएगा, पाई के आएगा ये तो प्लस 4 पाई के, 5/2 मतलब 25/4 माइनस 1, तो कितना हुआ 22, तो 4 से 4 तो कट गया, 25 माइनस 4 21, तो 21 पाई के, तो टोटल कितना आ गया 22 पाई के। ठीक है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू 22 पाई के बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या होगा 25/4, तो 25/4, तो 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 22 के बाय 25 एप्सिलॉन नॉट, क्या यही दिया है नहीं, तो गलत है, सिर्फ ऑप्शन सही कौन सा है बी। आ रही बात समझ में, पक्का क्लियर है, चेक करते जा रहे हो ना आंसर अपना सही बना, ठीक, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। अ डिस्क ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है यूनिफॉर्मली सिग्मा, इज इन xy plane with its center at origin, the coulombic potential along the z axis दिया बच्चों, potential along the z axis। ठीक, बना लेते हैं एक डायग्राम, ये सपोज आपका डिस्क है xy प्लेन में और ये z एक्सिस है बच्चों, तो z एक्सिस के अलोंग आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको दे दिया है, क्या बोला है अ पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज q, पॉजिटिव चार्ज q, तो पार्टिकल को रख देते हैं यहां पर q है ना, इज एट रेस्ट एट पॉइंट z इक्वल टू z0, मतलब ये कितना डिस्टेंस है z0 पे, z0 पे रखा हुआ है, एंड z नॉट ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव z एक्सिस पे। इन एडिशन टू द कूलम्बिक फोर्स, द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ वर्टिकल फोर्स ऑफ -ck, -ck मतलब इस तरफ, k मतलब प्लस z, तो ये क्या हो गया -z, तो कांस्टेंट फोर्स है ना कितना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है -c, तो वो इस तरफ लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स। अब आपको बोला है विथ c ग्रेटर देन 0, मतलब c पॉजिटिव है, मतलब फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द ओरिजिन लग रही है, लेट बीटा बी 2c एप्सिलॉन नॉट q, पता नहीं है क्या दिया है देखेंगे बाद में, जो भी इक्वेशन बनाएंगे उसके हिसाब से आएगा तो लिख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या बोला है फॉर बीटा, यानी ये पूरे का वैल्यू अगर 1/4 रहता है और z0 इनिशियल पोजीशन 25/7 आर होती है, तो पार्टिकल रीचेस ओरिजिन। ठीक बच्चों, अब देखो ये क्यू चार्ज यहां पे रेस्ट पे रखा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, रेस्ट पे रखा हुआ था, तो इन दोनों के बीच में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो अगर आप इसको आगे खिसकाने का कोशिश करेंगे, वर्क करेंगे, क्या करेंगे वर्क करेंगे, तो ये उसको वापस ढकेलेगा, तो अगर आप जो वर्क कर रहे हैं, आप जो क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं, वो वर्क यहां से यहां लाने में आप किस से कर रहे हैं F4 से कर रहे हैं, अगर वर्क डन बाय दिस फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा होगा या बराबर होगा,
तो ओरिजिन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और अगर छोटा होगा तो आगे खिसकेगा थोड़े दूर तक, क्योंकि ये वाला फोर्स तो आर पे डिपेंड कर रहा है ना, कितना दूर है उस पर डिपेंड कर रहा है, जेड पे। तो अभी दूर है तो फोर्स कम लग रहा है, तो हो सकता है कि अभी ये वाला फोर्स बढ़ा है तो थोड़ा पीछे तक आए, लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना कि ये वाला फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी ये गेन भी कर लेगा वो भी जीरो होके फिर बिना इसके क्लोजेस्ट अप्रोच जैसा पास आके दूर चले जाएगा। ओरिजिन तक कभी पहुंचेगा नहीं। ओरिजिन तक कब पहुंचेगा? जब यहां से यहां तक की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनफ होगी ताकि वर्क डन बाय इसके, वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स उतना हो ताकि ये यहां पर यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है उसको ओवरकम कर ले। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अपने को एनर्जी का इक्वेशन यानी दोनों के एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? इसको डिस्प्लेस करना इसी तरफ और फोर्स भी इसी तरफ है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? सी जेड जीरो बोल सकता हूं। वर्क डन क्या बोल सकता हूं? सी जेड जीरो। देखो इसलिए सी भी दिया हुआ है। ठीक है, सी जेड जीरो। क्लियर है बात? अब सी जेड जीरो ये ग्रेटर देन होना है। क्या होना है? ग्रेटर देन या इक्वल टू। मिनिमम केस के लिए क्या ले लो? इक्वल टू। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू होना है पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच में। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल तो दिखा है तो V इंटू क्यू, तो क्या होगा? सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंदर में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर माइनस जेड नॉट। ये आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तभी ये दिया है देखो बीटा का वैल्यू, ये सब ये देखो ये ऊपर जाके वही टर्म बनेगा इधर। ठीक, अब बीटा बनाते हैं इधर, तो 2 चाहिए, 2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, 2c एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ऐसा लिखते हैं देखो, तो सी जेड जीरो, सी जेड जीरो 2 एप्सिलॉन नॉट बाय क्या? सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू बराबर क्या आएगा इधर? आर स्क्वायर प्लस जेड जीरो का स्क्वायर का अंडर रूट माइनस जेड जीरो। अच्छा, इधर में जेड जीरो नहीं है ना, तो जेड जीरो को इधर से हटाओ और कहां भेज दो? इधर भेज दो। अब ये बीटा हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया? बीटा। अब ये इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं उधर। ठीक है, तो पहला ऐसा तो लिखते हैं बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? ये वाला टर्म आर स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट माइनस जेड जीरो वाला। तो लिखते हैं क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस था कि माइनस था? प्लस था पक्का? प्लस। तो आर स्क्वायर प्लस जेड जीरो का स्क्वायर का अंडर रूट माइनस जेड जीरो बाय जेड जीरो। ठीक, अब एक एक करके ऑप्शन को टेस्ट करना और क्या करना है, जहां ग्रेटर होगा लेस देन होगा बताएंगे। जहां ग्रेटर, जहां ट्रू आ रहा है तो करेक्ट है, और जहां अनट्रू आ रहा है मतलब वापस ओरिजिन पहुंच जाएगा और क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला बीटा का वैल्यू 1/4 लेना है, जेड जीरो का वैल्यू क्या लेना है? 25/7r। 25/7r, 25/7 है ना? चलो कैलकुलेट करते हैं, मर गए यार, बहुत कैलकुलेशन लगेगा। ठीक है, तो ये कितना है? 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो आर है तो इसको क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 25/7 का स्क्वायर, मर गए भाई, 625/49 इंटू आर स्क्वायर माइनस कितना? 25/7 आर बाय कितना? 25/7 आर। ओ हो, मजा आ गया। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सही बोल रहे हो। उससे छोड़ो ना, निकालते हैं ना क्या। अच्छा, आप बोल रहे हो इक्वल टू का एक रिलेशनशिप बचा लें आर और जेड में, फिर आर तो कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा पता चल जाएगा, फिर उससे ऊपर है तो कर देंगे, नीचे है तो ये कर देंगे। लेकिन बीटा की वैल्यू भी बार बार बदल रही है ना, तो बार बार थोड़ी बदलते रहेंगे, हर हर ऑप्शन में बदल रही है ना, देखो ना। बीटा नहीं, दो ऑप्शन में सेम, तीनों ऑप्शन में सेम है। हाँ ये भी ठीक है, क्या है? ये भी ठीक है। ठीक, चलो इसको भी कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी कुछ जा थोड़ी रहा अपने कैलकुलेट करने पे। चले जाते हैं, ये कितना होगा? 49 - 625
ठीक है, 674 आर स्क्वायर बाय 49 का अंडर रूट माइनस बाय, मर गए। ठीक है, 674 किसका पास होता है? पास होता है, पास का करीब का सोच लो, एकदम करीब का। नीचे तो 7 आ जाएगा ना बाहर, आर बाय 7 तो 26, 26 का कितना होता है? 26, 26 मान लेते हैं अपन, लगभग आसपास ऐसी लेके चलते हैं। तो कितना होगा ये? 26 आर बाय 7 माइनस 25 आर बाय 7 बाय, है ना, 7 7 7 आर 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 कट गया, तो 26 माइनस 25 कितना होगा? 1/25 आ रहा है लगभग, या एक से थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा अगर ये 27 भी ले लो, 25 पॉइंट कुछ, है ना, समझ रहे हो? तो ये 1/4 है, ये 1/25 है, तो अभी सही है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ट्रू है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है? सही, ए इज करेक्ट। अब अगला ऑप्शन क्या के लिए टेस्ट करना है? क्या के लिए? 3/7 बीटा बाय 1/4, 3/7 के लिए। तो 3/7 के लिए निकालो, वही क्या होगा? 9/r² प्लस 9/49 आर स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 3/7 आर बाय 3/7 आर। ठीक है, तो ये कितना होगा? 49 प्लस 9 58, तो 8 8 जा 64, है ना, 7 के आसपास लगभग ले लेते हैं ना। तो नीचे तो 7 बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 49 प्लस 9 कितना लिए? 58 ना, 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, तो 49 और 64 और 58, मतलब 7.5 के हायर साइड में, तो 7.5 ले लेते हैं। अपने क्या करना है? टेस्ट ही तो करना है। क्या कर लेते हैं? 7.5 माइनस क्या? 3/7 और 3r/7, 7 7 7 आर 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 कट गया, 7.5 माइनस 3 कितना होगा? 4.5/3, ये तो थोड़ा सा 1.5/3, तो लगभग ये कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है ना। 7.5 माइनस 3 कितना होगा? अच्छा, 4.5/3 बोल रहे हो ना, तो कितना आ रहा है? 1 ये तो 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। पार्टिकल विल नॉट, ये नहीं, वापस आ जाएगा। कहां जाएगा? वापस। फिर फॉर बीटा बराबर 1 0 आर बराबर √3, पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू Z0, पार्टिकल रिटर्न्स बैक। तो इसमें अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे? बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे थे ना, अभी क्या लेना है? लेस देन ले लेना है। 1/4 से बड़ा आना चाहिए, 1/4 से बड़ा आएगा तो अपना ऑप्शन क्या है? सही। तो r/√3 के लिए टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो r/√3 के लिए क्या होगा? आर आर स्क्वायर प्लस r² बाय 3 माइनस r/√3 बाय r/√3, तो कितना होगा? 4r², तो 2/√3 r माइनस r√3 बाय r/√3 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 कैंसल, तो क्या आया? 1 आ रहा है। क्या रहा है? 1। तो भाई 1/4 से क्या है? बड़ा ही है, तो क्या बात है? तो सी ऑप्शन सही है। ठीक, अब फॉर z ग्रेटर देन 0 द पार्टिकल ऑलवेज रीचेस द ओरिजिन, z बराबर है 1 से, z बड़ा है 1 से, मतलब क्या बोला है? बीटा अगर 1 से बड़ा है, तो बीटा अगर 1 से सपोज बड़ा हो गया और z भी बड़ा है 1 से, ठीक, हाँ, तो खुद देखो, ये दोनों माइनस हो रहा है ना टर्म, तो ये r/√3 के लिए जो 1 आया, इससे बड़ा वैल्यू तो इसका पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। बीटा ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन 0, द पार्टिकल ऑलवेज रीचेस द ओरिजिन। अगर z का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिए अपन, पार्टिकल ऑलवेज रीचेस द ओरिजिन बोला, पार्टिकल बीटा भी 1 से बड़ा है। अगर हम लोग z0 1 से बड़ा लेंगे, z0 क्या लेंगे? 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इस तरफ वाला टर्म हमेशा
वैल्यू लेके लिखते हैं। आर बाई रूट थ्री, आर बाई रूट थ्री ले लो। तो आर बाई रूट थ्री ले लिए तो क्या आया 1, और बीटा क्या है 1 से बड़ा, बीटा क्या है 1 से बड़ा। तो ये तो वापस आ गया ना, वो तो पहुंच गया सेंटर। नहीं समझ में आया भाई? z ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब z पॉजिटिव लेना है। तो z पॉजिटिव लेना है ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या लेना है पॉजिटिव। तो r बाई रूट थ्री या कुछ भी वैल्यू लो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है ना। उसके लिए क्या आ गया 1, उसके लिए क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। अब उसके लिए 1 के बराबर आ गया, और बीटा क्या है 1 से बड़ा है, बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो कंडीशन क्या हो गया, बीटा भी बड़ा है, बीटा बड़ा है इससे, तो क्या हो जाता था वो ओरिजिन पे आ जाता, नहीं ओरिजिन पे नहीं आ सकता, बीटा बड़ा बन तो ओरिजिन पे नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन क्या होना चाहिए गलत, ये ऑप्शन क्या होना चाहिए गलत। क्या है चेक करो, ये भी सही है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ऐसा लिखे थे ना, बीटा लेस देन ये ग्रेटर देन में रहने से ओरिजिन में आ जाता था। नहीं, अच्छा ओरिजिन बोला है ना, वापस जहां से छोड़े वहां नहीं, सॉरी सॉरी सर, ठीक। मैं ओरिजिन को क्या सोच लेता था, जहां से उसको छोड़े है ना वहां वापस नहीं आ जा, वो सोच रहा। हाँ जाना चाहिए, तो ये वाला तो सही है, क्या है रीचेस द ओरिजिन, ओरिजिन पहुंच जाएगा ना, क्योंकि बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है और ये तो 1 से छोटा ही आया, तो बीटा इससे बड़ा हुआ, z0 से हमेशा क्या हुआ बड़ा हुआ, तो पहुंच जाएगा। क्लियर, तो ये बात क्या है सही, डी का पॉइंट सही है। तो ए सी डी क्लियर है, बढ़े आगे। अरे मैं दिमाग में ओरिजिन वो सोच लिया क्या, जहां से उसको छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे ओरिजिन है ना, डिस्क का सेंटर ओरिजिन है, तो पहुंच जाएगा। बढ़े आगे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बाय रूट थ्री, ये यहां पर रखा है, यहां पर रखा है एक ओरिजिन पे एक्स वाई प्लेन, और कहां पर रखा है 2,0, मतलब इसका ये है 2,0 रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। द रिजल्ट इन एन इक्विपोटेंशियल सर्कल ऑफ रेडियस आर, मतलब इस सर्कल का रेडियस क्या है आर, रेडियस का सर्कल, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा सेम, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। हमको ये बोला है, और पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल भी है और v बराबर 0 भी है, यानी हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है 0, बहुत बढ़िया। और सेंटर का है b कॉमा 0 पे, सेंटर का है इसका b कॉमा 0 पे, ठीक मान लिए। फिर क्या बोला है, ऑल द लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर्स, आपको बताना है रेडियस क्या होगा इसका और b का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका सेंटर कहां होगा और इसका रेडियस कहां होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि हमको क्या दे दिया हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है 0। बताओ अगर कौन से दो कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम लोग को रेडियस पता चल जाएगा, इस सर्कल में कोई से दो पॉइंट पता चल जाए, है ना, एक ये पता चल जाए और एक ये, तो हमको क्या पता चल जाएगा रेडियस आराम से पता चल जाएगा। तो इसको ले लेते हैं x2,0 और इसको क्या ले लेते हैं x1,0, तो x2 माइनस x1/2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब यहां भी पोटेंशियल क्या है, यहां भी पोटेंशियल क्या है, और इसका कोऑर्डिनेट तो दे दिया है, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, हरी बात समझ में? तो पोटेंशियल वहां का लिख सकते हैं, और फिर इसके कारण यहां पर पोटेंशियल, इसके कारण यहां पोटेंशियल, दोनों का सम क्या होगा 0। हरी बात समझ में? ओके क्यू बाय आर होता है, लगाते हैं हम। तो पहले इस माइनस क्यू के कारण लिखते हैं, तो क्या होगा, ये यहां से कितना दूर है x1 दूर है, तो क्या लिखेंगे माइनस के क्यू बाय x1, माइनस के क्यू बाय x1, ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या लिखेंगे प्लस, अरे भाई साहब तुम साइड हो जाओ, प्लस, ठीक है। यहां से यहां का डिस्टेंस लिखना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो ये कितना होगा 2 माइनस x1, तो प्लस प्लस है ना, प्लस ही होगा के क्यू बाय रूट थ्री इंटू 2 माइनस x1 बराबर 0, ठीक। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा के क्यू बाय x1 बराबर के क्यू बाय रूट थ्री 2 माइनस x1, के क्यू से के क्यू कट गया, तो x1 बराबर क्या आएगा 2√3 माइनस √3 x1, x1 वाले को इस तरफ ले जाओ तो 1 प्लस √3 x1 बराबर 2√3, तो x1 का वैल्यू क्या आ गया 2√3 बाय 1 प्लस √3, ठीक है बच्चों, ये किसका वैल्यू आ गया
x1। अब क्या का वैल्यू निकालते हैं? x2। क्या का वैल्यू निकालते हैं? x2। x2 वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां पे पोटेंशियल लेते हैं q के कारण, तो q यहां से कितना दूर है? x2, तो क्या लिखेंगे? kq बाय माइनस kq बाय x2 प्लस उसका पोटेंशियल। तो दोनों को तो इक्वल टू जीरो ही करना है, तो मैं इसको उधर ले जाके इक्वल डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना? तो क्या लिखेंगे? के क्यू बाय √3। अब यहां से यहां कितना है? 2। 2 यहां से यहां कितना है? 2। तो हमको सिर्फ यहां से यहां चाहिए, तो x2 माइनस 2। क्या लिखेंगे? x2 माइनस 2 वही लिखेंगे ना बच्चों? के क्यू कट गया, तो क्या आया? x2 बराबर √3 x2 माइनस 2 √3। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो अब क्या आएगा बच्चों? x2 √3 माइनस 1 बराबर 2 √3। तो x2 का वैल्यू कितना आ गया? 2 √3 बाय √3 माइनस 1। तो x2 माइनस x1 कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? x2 माइनस x1। तो 2 √3 बाय √3 प्लस 1 माइनस क्या? 2 √3 बाय √3 माइनस 1। अच्छा ए लो खुश, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नहीं इसको, ये तो रेशनलाइज है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। 3 माइनस 1 2 आ गया। ऊपर क्या होगा? ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 प्लस 2 √3, ये होगा तो +6 प्लस 2 √3 ना, +2 √3। तो -6 से +6 कैंसिल हो गया, तो 2 √3 प्लस 2 √3 कितना हुआ? 4 √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 2 √3 आया। अब इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2, क्योंकि हमको तो रेडियस चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल। 2 से डिवाइड क्योंकि समझ में आया ना? ये तो डायमीटर आया ना, उसको आधा किए, तो रेडियस कितना आ गया? √3। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? √3। क्लियर है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया। अब b का वैल्यू निकालना है ना? तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? b का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 क्यों करोगे? मिड पॉइंट, है ना? तो x1 कोऑर्डिनेट क्या निकला था, है ना? तो 2 √3 बाय √3 प्लस 1 प्लस 2 √3 बाय √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये होगा तो क्या आ जाएगा नीचे? 2। ये क्या बचेगा? 2। तो √3 माइनस 1 इंटू √3 क्या आएगा? 3 माइनस √3, और ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस √3। अब √3 कैंसिल होगा, तो 6/2 कितना होता है? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। ठीक, समझ आ गया? इजी क्वेश्चन था, तो उतना हार्ड नहीं था। पक्का बच्चों? बढ़े आगे, अगला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों? 2 large circular disc separated by a distance 0.1 meter are connected by a battery as shown in figure. चार्ज ऑयल ड्रॉप्स ऑफ डेंसिटी, इतना चार्ज की क्या दे दी है? डेंसिटी ऑयल ड्रॉप की, आर रिलीज थ्रू अ टाइनी होल एट द सेंटर ऑफ द टॉप डिस्क। मतलब ऊपर से एक छोटा सा होल है, उससे अपन ड्रॉप कर रहे हैं, तो इन लोग नीचे आ रहे हैं। फिर क्या बोला है? वंस द ऑयल ड्रॉप अचीव टर्मिनल वेलोसिटी, अब क्योंकि एयर में गिर रहे हैं तो समझ रहे हो ना, एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी जब वो रीच कर देते हैं, द स्विच इज क्लोज टू अप्लाई अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट अक्रॉस द डिस्क। एज अ रिजल्ट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ इतना रेडियस मूविंग यानी स्टॉप्स मूविंग वर्टिकली एंड फ्लोट्स बिटवीन द डिस्क, यानी नीचे गिरना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ड्रॉप कितने होगा? भाई एक ऑयल ड्रॉप को ले लो, भाई यहां दोनों आप पोटेंशियल अप्लाई कियो, तो क्या जनरेट हो रहा होगा? प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको मान के चल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? E इंटू ई लग रहा होगा। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है तो E, n इलेक्ट्रॉन है तो n क्यू ई, ये लग रहा होगा NeE। और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे। बुओयंट फोर्स से कोई मतलब नहीं है, क्यों? स्टॉप हो गया है।
स्टॉप हो गया तो बुओयंट फोर्स का कोई लेन देन नहीं है। मिलिकॉन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वही तो है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, mg बराबर ई ई इंटू एन। तो n बराबर क्या आएगा, mg बाय ई। अब सबका वैल्यू डालते हैं। मास, मास के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मास दिया नहीं है ना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी भी दिया है, कहाँ गया, कहीं तो दिया था, वॉल्यूम भी दिया, तो डेंसिटी कितना दिया है 900 इंटू वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। रेडियस भी दिया था कहीं, है ना, तो 8 इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब। 8 इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब। तो हो गया मास इंटू जी, तो क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 10 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है ई। ई का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, V बराबर ई डी। भाई कांस्टेंट पोटेंशियल है ना, तो V बराबर क्या होता है ई डी। तो E बराबर क्या होगा V बाय डी। तो 200 बाय 0.01, तो 200 बाय 0.01 इंटू ई। ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, सब ऐसा यूनिट्स में रखें। अब बस इसको बैठ के क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी बताइए सॉल्व करके। पहले 10 का पावर का हिसाब कर लो। ठीक है, ये 0.01 है, तो ऊपर आ जाएगा 10 का पावर -2। ठीक है, ये 900 और ये 200 के तो कट गए। ठीक है, 900 और 200 के कट गए, इसको भी उड़ा देते हैं, 2 2 जा कर देते हैं, मजा आ गया। ठीक है, और ये 3 को कहाँ ले आते हैं, नीचे। अब लिखता हूं, 10 का पावर का हिसाब करता हूं, तो 9 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, इंटू 10 का पावर का हिसाब करते हैं। देखो ऊपर का 7 या 21, -21 और -2 -23, -23 में एक प्लस किए -22, तो आया -22। ये ऊपर आके क्या हो जाएगा +19, तो कितना हो जाएगा 3, -3 कितना बचेगा -3। और नीचे क्या है, 2 को तो उड़ा दिए ना, 1.6 इंटू 3 बचा, बस और कुछ नहीं बचा ना। ठीक, 8 कितना जा जाएगा 0.2 जाएगा। अब 0.2 इसको उड़ा दो 10 जा, तो इसको कर दो 10 का पार -2 कर दो, साले को 3 3 जा 3 3 जा। अब बस n का वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर अपने को देखना है, तो देख लेते हैं। 3 इंटू पाई, 3 इंटू 3.14 इंटू 8 8 जा 64 इंटू 10 का पावर -2, तो क्या कर दो इसको 3 इंटू 3.14 इंटू 0.64 कर दो। अब भी बस ये जो मल्टीप्लाई होगा वही आंसर होगा, जल्दी कर दो मल्टीप्लाई। मर गए, 64 इंटू 3 कर दो, 4 3 जा 12, 6 3 जा 19, 192 में क्या मल्टीप्लाई करना है 314, है ना, 4 दूनी 8, 9 चिया 9 छक्के 36, 4 एकम 7, फिर 2 9 1, फिर 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 3 1 जा 5, कितना आएगा 8 8 13 13 और 9 22, 7 8 9 10, तो कितना आ रहा है, तो ये 1 6, तो 6.1 कुछ आ रहा है बच्चों, तो अप्रोक्सीमेटली कितना 6, देखो चेक करो। तो n का क्लोज, क्योंकि n वो नहीं हो सकता ना, क्या इंटीजर ही होगा n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, n क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्लोजेस्ट इंटीजर 6 आ रहा है, तो 6 अपन ले लिए। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। अरे मर गए। Two identical non-conducting solid spheres of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless string of same length. आ रही बात समझ में? ठीक है, massless string of same length। तो बच्चों ये तो वही वाला केस हो गया ना, ऐसा वाला क्वेश्चन जो बनाए अपन, यहां से स्ट्रिंग लटकाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इधर फैल जाता है और ये इधर फैल जाता है। ठीक, और इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या हो जाएगा,
इधर पे टेंशन लग रहा होगा टी, नीचे फोर्स लग रहा होगा क्या, mg, और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है F। क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा, द एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा। तो ये एंगल का क्या दे दिया बच्चों, अल्फा, ये अल्फा दे दिया, ठीक। द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा, द स्पीयर आर नाउ इमर्ज्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। अच्छा, अब इनको क्या में डुबा दिए, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड, तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा और mg भी चेंज हो जाएगा, भाई बॉइंट फोर्स लगेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिए तो, ठीक है। तो अब इमर्जन के पास भी क्या रहता है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम, अल्फा जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब नया डायग्राम बनाते हैं बच्चों, सपोज, अरे भाई साहब है ना, अब नया डायग्राम बनाते हैं तो क्या होगा, फिर से इन लोग पहले, लेकिन एंगल क्या बना रहे हैं, अभी भी अल्फा ही बना रहे हैं। अब फोर्स लिखते हैं ना, इधर टेंशन अब चेंज होगा कि नहीं होगा, हमको पता नहीं ना, एफ और mg तो चेंज हो रहा है, तो टेंशन चेंज होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं, हमको नहीं पता, ठीक। अब इधर क्या होगा, एफ ही रहेगा कि 21 टाइम कम हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाता है, एफ क्या हो जाता है, के टाइम्स कम हो जाता है। अच्छा, ये के टाइम्स कम क्यों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कि मीडियम के कारण, मीडियम के कारण है ना, जो के है वो मीडियम के कारण चल, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर, वो चेंज नहीं हो रही है, बस मीडियम चेंज होने के कारण, मीडियम के कारण एक बाई के हो जा रही, आ रही बात समझ में, ठीक। तो ये भी है, और नीचे क्या लग रहा है, mg तो उसका फोर्स था माइनस वीरो जी बॉइंट फोर्स, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी, ये हो गया अब नया फोर्स, आ रही बात समझ में। इसको अल्फा लोगे तो ये आधा कितना हो जाएगा, अल्फा बाई टू, यहां भी आधा कितना हो जाएगा, अल्फा बाई टू, ये वर्टिकल बना लिया, ये हॉरिजॉन्टल बना लिया, ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा बाई टू, वैसे इधर भी ये एंगल कितना होगा, अल्फा बाई टू, ठीक। तो अब क्या करते हैं, टी का तो कंपोनेंट कर दो, और क्या इक्वेट करेंगे फिर, नहीं टी का, हाँ टी को ही कर दो, तो टी इधर क्या आएगा ऊपर, है ना, पहले इधर कर लेते हैं, तो क्या आएगा, टी कॉस अल्फा बाई टू, और इधर क्या आएगा, टी साइन अल्फा बाय टू, ठीक। तो टी कॉस अल्फा बाय टू बराबर किसके, mg के, और टी साइन अल्फा बाय टू किसके है, f के। वैसे यहां पर क्या आएगा, टी डैश कॉस अल्फा बाय टू किसके बराबर आएगा, mg माइनस वी जीरो डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी, और टी डैश साइन अल्फा बाई टू किसके आएगा, एफ बाय 21। तो अल्फा सेम है भाई, अल्फा अल्फा सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो यह एम जी है राइट हैंड साइड, यहां पर एम जी माइनस ये हो गया, एफ बाई के हो गया, तो भाई टी भी क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पीयर रिमेन्स अनचेंज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पीयर रिड्यूसेस, तो पहला ऑप्शन सही है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज नहीं हो रही है, मीडियम के कारण 21 टाइम्स कम हो जा रहा है, वो मीडियम का है, चार्जेस का नहीं है, आ रही बात समझ में। अगर अभी भी उनको बाहर निकाल दोगे मीडियम से तो इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही लगाएंगे, अंदर भी इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मीडियम अब उनके अराउंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो मीडियम इंड्यूस कर लेता है चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है, आ रही बात समझ में। चार्जेस में कुछ थोड़ी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अभी भी उतना ही लग रहा है, लेकिन मीडियम में क्योंकि इंड्यूस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब वो भी एक फोर्स लगा रही है, अरे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फोर्स के कारण नेट फोर्स कम हो गई है, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी कोई कमी, जैसे दो प्लेट्स रहते थे ना कैपेसिटर के, क्यू क्यू चार्ज में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, अब अपन डाइलेक्ट्रिक डालते थे तो नेट फोर्स कम हो जाती थी, तो नेट फोर्स कम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्योंकि माइनस हो गई, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई वो, ये बात याद रखना। तो पहला ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फिर मास डेंसिटी ऑफ स्पीयर इज इतना, तो भाई दोनों का अल्फा अल्फा सेम है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 अल्फा आ जाएगा, उधर भी 10 अल्फा आ जाएगा, तो दोनों का डिवीजन को इक्वेट करके डेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। वो अभी बाद में करते हैं, पहले निकाल देते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्पीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये बात क्या है, गलत है। तो अब बस सी चेक करना है, बाकी तो चेक हो ही गया, सी चेक करते हैं बच्चों। तो यहां से देखो,
यहां रेशियो लोगे और वहां रेशियो लोगे तो टी डैश यहां कट जाएगा, टी टी यहां कट जाएगा, यहां भी टेन अल्फा आएगा, यहां भी टेन अल्फा आएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं देखो, क्या ऐसा लिख सकता हूं देखो, एफ बाय एम जी बराबर एफ बाय 21 बाय एम जी माइनस वी रो जी। ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। देखो एफ से एफ कैंसिल, तो क्या आया 1 बाय एम जी, 1 बाय एम जी, अच्छा जी भी उड़ा देते हैं, जी भी क्या करते हैं उड़ा देते हैं, तो क्या आएगा देखो 1 बाई एम बराबर 1 बाई 21 एम माइनस, देखो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको मास के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो लिखेंगे वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी इनटू क्या आएगा, ये डेंसिटी जो मीडियम का है और जी तो कट गया है। अब देखो एम 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 भी कट गई, तो क्या आया 21 1 माइनस रो एम बाय रो जीरो बराबर 1, यही आएगा। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस रो एम बाय रो जीरो बराबर 1 बाय 21, तो रो एम बाय रो जीरो क्या होगा, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा 1 माइनस 1 बाय 21, तो कितना आएगा 20 बाय 21। तो रो एम मीडियम का पूछा है, किसका पूछा है, मीडियम का दिया हुआ है, मीडियम का कितना दिया है 800, तो मीडियम का डाल दो अब 800, तो ये हो जाएगा 800 बाय रो ऑब्जेक्ट का, तो रो ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा 800 इंटू 21 बाय 20, 20 कितना जा 40 जा, 20 कितना 4 जा कि 40 जा, 40 जा, 21 इंटू 40 840, ये सही है, ये समझ में आया। तो सी ऑप्शन क्या है सही, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ए और सी, समझ में आ रहा है बच्चों लोग। अगला क्वेश्चन आगे बढ़े, पक्का ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, अपन हड़बड़ी में क्या लिखेंगे, अच्छा 20 के टाइम्स कम हो जाता है, वो के टाइम्स कम क्यों होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना, जैसे अब प्लेट्स है और ये पॉजिटिव है प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो प्लस सिग्मा के पास जो रहता है वह माइनस सिग्मा इंड्यूस हो जाता है, और माइनस सिग्मा पास जो रहता है वो प्लस सिग्मा इंड्यूस हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होती है उसके कारण नेट फोर्स कम होती है मीडियम के अंदर, आ रही बात समझ में, क्योंकि मीडियम के अंदर कोई पार्टिकल रहेगा उसको ये एक्सटर्नल फील्ड तो पता चल ही रही है, प्लस ये इंड्यूस जो है वो भी पता चल रही है, तो इन दोनों को माइनस होकर नेट फील्ड रखती है, इसी कारण से फोर्स पता चलता है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो फील्ड पहले थी अभी भी वही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पहले था अभी भी वही है, आ रही बात समझ में, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बनाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखो, a circular disk of radius r carries a surface charge density sigma 0, ठीक, is equals to sigma 0 1 minus r by r, बढ़िया, r क्या है डिस्टेंस है, sigma 0 कांस्टेंट है, from the center the electric force to the large spherical surface that encloses the charged disk completely is phi 0, और electric flux through the another spherical surface of radius r by 4 concentric with the disk is phi, then the ratio of phi 0 by phi अपने को निकालना है। ये तो बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, क्या है कि भाई ये डिस्क दे दिया है, सबसे पहले क्या करते हैं एक ऐसा स्पीयर बनाते हैं जो इसको पूरे को, तो हम लोग क्या है पूरा जीरो से लेके रेडियस तक इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा फाई 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हमको कहां तक का डिस्क लेना है, आर बाय 4 तक के डिस्क में जो चार्ज होगा, सेकेंड जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो उसको एंक्लोज करने वाली बनेगी, तो उसके अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही फ्लक्स बाहर आएगा, क्लियर है बात, तो ये तो एकदम सिंपल सा है, बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले निकालते हैं टोटल, क्यू टोटल निकाल लेते हैं बच्चों, क्यू टोटल क्या होगा बच्चों, क्यू टोटल होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को डी क्यू का, और डी क्यू क्या होगा डेंसिटी, डेंसिटी इंटू, क्योंकि ये डेंसिटी एरियल है, ये डेंसिटी कैसी होगी एरियल, तो अपन क्या करेंगे एरिया से, एरिया ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ एरिया कैसे लेंगे एलिमेंट का, देखो ये डिस्क है तो आर डिस्टेंस दूर कितने का पट्टी, डी आर का पट्टी ले लिए, तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा
2 पाई आर और थिकनेस डी आर, तो इसका एरिया क्या होगा 2 पाई आर डी आर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? अब इसका इंटीग्रेशन करना है टोटल निकालने के लिए। जब टोटल निकाल रहे हैं तो लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 0 से लेके आर तक। तो सिग्मा का वैल्यू डाल देते हैं, क्या होगा सिग्मा 0 1 माइनस आर बाय आर 2 पाई आर डी आर। तो ये कहां गया, सिग्मा 0 बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर और डी आर 0 से लेके कैपिटल आर। ठीक, तो यह आएगा बच्चों सिग्मा 0 2 पाई, सिग्मा 0 2 पाई, इसका क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, और इसका आर क्यूब बाय 3, आर क्यूब बाय 3, तो आर स्क्वायर बाय 3 बचेगा, क्योंकि एक आर से एक आर तो कट गया, तो आर स्क्वायर बाय 3, तो माइनस आर स्क्वायर बाय 3। ठीक, ये आ गया टोटल चार्ज। तो कितना होगा ये सिग्मा 0 2 पाई माइनस कर लो, तो ये कितना होगा 6 आर स्क्वायर बाय 6। तो ये क्या आ गया बच्चों Q। तो Q इसी के प्रोपोर्शनल रहेगा, बाय एप्सिलॉन नॉट करने की कोई जरूरत नहीं, फ्लक्स है तो भी। तो क्या रहेगा सिग्मा 0 2 पाई आर स्क्वायर बाय 6, ये आ गया। अब क्या निकालते हैं, दूसरे के लिए निकालते हैं। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन आ गया, दूसरे के लिए निकालना है बोल रहा हूं, तो ये दूसरे के लिए निकालते हैं। तो दूसरे के लिए निकालेंगे तो कहां से, सेम वही करना है, सिग्मा 2 पाई, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले वाले का क्या आएगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आर क्यूब बाय 3r। बस अब लिमिट क्या डालना है 0 से r बाय 4 डालना है, बाकी तो वही चीज सेम आएगा ना, वैसे ही लिखा हूं। ठीक है, अब सिग्मा 2 पाई, पहले इसमें r बाय 4 जीरो डालेंगे तो जीरो ही आएगा, दोनों ही टर्म जीरो आएंगे, बस r बाय 4 डाल के चेक कर लेते हैं। तो r बाय 4 डालेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर बाय 16, तो आर स्क्वायर बाय 32 हो गया, माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि क्यूब से फिर एक कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बाय 4 4 जा 16 4 जा 64 192। ठीक, ये आ गया। तो सिग्मा 2 पाई कितना है 192, और इसका सिक्स जा जाता है, तो 192 ही ले लेते हैं, 6 जा, तो 6 आर स्क्वायर माइनस आर क्या होगा 5 आर स्क्वायर। ठीक, तो सिग्मा बाय 2 पाई, तो सिग्मा बाय 2 पाई दोनों का कॉमन था सामने, पिछले वाले का क्या था सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर बाय 6 आया था ना, ये इतना आ गया, तो ये था 50, ये था 5, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 50 बाय 5, तो कितना होगा सिग्मा 2 पाई 5 आर स्क्वायर बाय 192, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या आएगा 192 बाय 6 इंटू 5, 6 से जाता है 32, तो क्या आया 32 बाय 5, कितना लगभग, अरे मर गए 6.4 समथिंग, 6.4 समथिंग, देख लो चेक करो। आ रही बात समझ में, पक्का ये इजी था। तो ये कैलकुलेटिव है बच्चों क्वेश्चन, बाकी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ घुमाया नहीं है। ठीक है, अगला सवाल अब देखते हैं, ये वाला बनाए देखो एसएचएम इसमें घुसा दिया है, क्योंकि एसएचएम में याद है ना इसका वही फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो फ्रीक्वेंसी वो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो दो तरीके हैं इसको बनाने के, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनाओ, या फिर बैलेंस करके, जो बैलेंस करते हैं ना रिस्टोरिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, उससे बना दो, एक्स्ट्रा एक्स डिस्प्लेस करने से कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो, देखते हैं अपन कैसे बनाएंगे। चलो, वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के, क्या बोला है नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, यानी इसका जो एल लेंथ है वो क्या है नेग्लिजिबल, यानी एल टेंड्स टू क्या है 0, नेग्लिजिबल लेंथ बोल दिया ना, नेचुरल लेंथ। ठीक, अब स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट ओरिजिन 0,0, a point mass of m carrying a positive charge q is attached at the other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface.
व्हेन अ डायपोल को कहां रख देते हैं, ओरिजिन पे, डायपोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द चार्ज इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच टू अ लेंथ एल। अच्छा एल नहीं लेते, इसको ले लेते हैं एल जीरो, ओरिजिनल लेंथ। क्या लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ। तो अब ये क्या स्ट्रेच हो गया, एल स्ट्रेच हो गया, अटेन्स अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। If the point mass is now displaced by delta L, which is very very small than L, from its equilibrium position and released, it is found to oscillate with a frequency इतना value of del क्या होगा बताना है। तो इसके लिए लिखते हैं बच्चों, तो ये L क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। L क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, ये स्ट्रेच ही L हुआ है, ये बोला है, ठीक। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, KL बराबर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा किसके कारण, डायपोल के कारण। ये डायपोल का एक्सियल पोजीशन है कि इक्वेटोरियल, ये एक्सियल होता है, ये इक्वेटोरियल है, तो कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल। तो क्या होगा, 2 kp/r³ वाला कि kp/r³, के पी बाय, अच्छा अभी के हो गया, इसको के डैश बोल दो, 1/4πε0 वाला के डैश, ठीक है। तो के डैश p/r³, तो r का डिस्टेंस अभी कितना है, l, ये इक्विलिब्रियम था, ये समझ में आया, पक्का। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों इसको हल्का सा क्या करें, खसकाए, इसको हल्का सा क्या किए, डिस्प्लेस किए, हल्का से इसको डिस्प्लेस किए। तो अब ये डेल्टा एल डिस्टेंस जो बाहर किए, तो अब इसको क्या लग रहा होगा, टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, कुछ लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा एक नया। भाई डेल्टा दूर चले गए ना, तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स थोड़ा कम हो गया, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, प्लस ये दूर खींचे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ गया, तो डबल धमाल हो रहा है। आ रही बात समझ में। अब इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये लिख लेते हैं बच्चों, ठीक, नेट फोर्स। तो स्प्रिंग के कारण रिस्टोरिंग फोर्स जो वापस इसको ला रहा है वो कितना लग रहा होगा, -KL प्लस डेल्टा एल, इतना लग रहा होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा -KL प्लस डेल्टा एल। और ये वाला फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो उसको क्या लिखते हैं, प्लस क्या, K डैश p/L प्लस डेल्टा एल का क्यूब, ये समझ में है। तो लिखते हैं फोर्स नेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, -KL प्लस डेल्टा एल प्लस K डैश p/L, है ना, K डैश p/L 1 - 3 डेल्टा L/L। ये समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या लिखा, पक्का, नहीं नहीं मानते आप लोग, माने ना। अरे इसको क्यूब है, एल कॉमन लिया पहले, एल क्यूब कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, एल क्यूब, सॉरी एल क्यूब कॉमन लिया, और ये हो गया डेल्टा L/L, बाइनोमियल लगाया, ये कहां चले गया, ऊपर, ऊपर चले गया, पावर -3 आएगा, तो इधर बाइनोमियल लगा दिए, ठीक है। अब K डैश p/L³ क्या है साले को, KL है कि नहीं, तो उसकी जगह क्या डाल देते हैं, KL। तो क्या आएगा देखो, MA बराबर -KL -KL, और ये क्या आ जाएगा, ये भी KL राहुल हो गया। तो एक आएगा +KL और दूसरा -3, क्या लिखा, अच्छा एक K डेल्टा एल भी तो बचेगा ना यहां, तो एक 3K डेल्टा एल -K डेल्टा एल ऐसा बचेगा। देखो ये दोनों क्या हो गया, कैंसल। तो MA बराबर क्या बचा, -4K डेल्टा एल, ये समझ में आया। तो A बराबर क्या होगा, -4K डेल्टा एल बाय M। बच्चों ये हो गया SHM का इक्वेशन। तो फ्री टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, 1/2π √M/4K।
तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 पाई, अच्छा सॉरी 2 पाई पर, सॉरी सॉरी है ना टाइम। तो ये क्या होगा? 1/2 पाई अंडर रूट 4k/m। तो ये 2 से ये 2 कैंसल, तो 1/पाई अंडर रूट k/m, 1/पाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? पाई 3.14। समझ में आया? देखो चेक करो। पक्का? सही है। 3.14। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों कैसे किए? तो एसएचएम में बच्चों, एसएचएम में क्या करते रहता है अपने को? एक्सेस एक्स्ट्रा, पहले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एक रिलेशनशिप निकालना पड़ता है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आप लिखोगे तो कुछ चीजें काटने के लिए जरूरत पड़ती है, तो हमेशा इक्विलिब्रियम के लिए एक पोजीशन पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे नहीं पहले mg बराबर kx0 लिखते थे, वर्टिकल स्प्रिंग रहता था, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्ट्रेच हो जा रहा है, वैसा वाला। ठीक है, यहां पर बस लेकिन एक वो बात क्या थी, अगर ये कांस्टेंट फोर्स होती, मान के चलो जो डायपोल के कारण फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट फोर्स होती, तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बस चेंज होता, टाइम पीरियड वाइम पीरियड पे कोई फर्क, सीधे टी एम बाई के ले लेते अपन लोग, है ना। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पोजीशन पे डिपेंडेंट है, इसीलिए वहां भी एक डेल्टा एल वाला टर्म आया बच्चों। और ये तो पढ़ने से याद रखना ही, या तो बाइनोमियल लगाना है, अप्रोक्सीमेशन करना है। ठीक, और एसएचएम वाले इक्वेशन में कई बार करते भी थे, ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा बराबर थीटा ले रहे हैं, डेल्टा एल को नेग्लेक्ट, एल प्लस डेल्टा एल है तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वाला तो करते ही थे, ऊपर ले जाके बाइनोमियल लगा रहे हैं, ये सब भी करते ही थे। आ रही बात समझ में? पक्का बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? बढ़े आगे, चलो अगला, ये क्या बोला है अगला क्वेश्चन, ये देखते हैं। लेकिन अब रुक जाते हैं बच्चों, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है ना, तो अपन लोग ये जो कितना 10 या 11 क्वेश्चन हो गया, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल अपन लोग अभी कहां तक पहुंचे? 2000 शायद, कहां कहां तक था? 10 का था, कौन सा ईयर देखो? 20, 2020, तो 23, 21, 23, 22, 21 और 20, ये सबका हो गया। 19 से अपन कल बनाएंगे। ये 19 का है ना, तो 19 तक का हुआ अपने को, 19 के और बच्चे होंगे, शायद पेपर 1 के पेपर 2 के बच्चे होंगे। ठीक है, तो उससे 19 से और आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे लोग, समझ में आया इतना?